बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बता दें कि आज हमने ये मुनासिब जाना कि आज हम दुनिया के एक मशहूर IVF स्पेशलिस्ट से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कश्मीर में जो बढ़ती इनफर्टिलिटी रेट है उसके वजूहात क्या हैं। हमारे डॉक्टर साहब आज आए हैं गुजरात से और पूरी दुनिया में इन्होंने IVF के हवाले से काम किया है। आज हम इनके साथ बात करेंगे और इस हवाले से बात करेंगे कि आखिरकार कश्मीर में जो बढ़ता रुझान है इनफर्टिलिटी के हवाले से, आपके सवाल, आपके कमेंट्स भी हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। इन्होंने दुनिया भर में काम किया है। डॉक्टर दिपिन प्रजापति हमारे साथ मौजूद हैं, गुजरात से आए हैं और इस वक्त मौजूद हैं श्रीनगर में। आने वाले 2 दिनों में ये श्रीनगर में रहेंगे। 18 और 19 माफ कीजिएगा 19 और 20 तारीख को ये श्रीनगर में रहेंगे। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद डॉक्टर दिपिन प्रजापति जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी जी, मैं डॉक्टर दीपेन प्रजापति गुजरात से आया हूँ जी। सीनियर IVF कंसल्टेंट हूँ। मैंने 22 साल IVF में काम किया है, उसमें से 15 साल आउट ऑफ इंडिया, बहुत 4-5 कंट्रीज में एज ए IVF कंसल्टेंट्स काम किया है। इम्प्रीमिस IVF सेंटर श्रीनगर में जो है वहाँ भी मैं विजिटिंग्स में हर महीने आता रहता हूँ। जी जी। कश्मीर में जो प्रॉब्लम्स है थोड़ा अलग है। अच्छा, वो हम चर्चा करेंगे 1 by 1। अच्छा, बिल्कुल सर। सबसे पहले चूंकि अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करें तो कश्मीर में इनफर्टिलिटी का बढ़ता रुझान जो है, आए रोज बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो नाउमीद होते हैं, जिनके पास औलाद नहीं होती है। तो एज एक्सपर्ट IVF आपने दुनिया भर में काम किया है। हमारे जो लोग इस मुसीबत से जूझ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा सबसे पहले आपका? देखो, अभी पूरी दुनिया में इनफर्टिलिटी का इश्यू बढ़ रहा है। उनका 3-4 फैक्टर्स है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग्स की इफेक्ट आई है, दूसरी एजिंग्स का थोड़ा प्रॉब्लम्स है, लाइफस्टाइल्स लोगों की चेंज हो गई है, लोगों में स्ट्रेस बढ़ गया है, एंड दूसरा डाइट चेंजेस भी बहुत सारे हुए हैं। अभी की जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन्स है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं। डाइट्स का प्रॉब्लम्स है, अल्कोहल स्मोकिंग्स बढ़ गया है, लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। तो इसी वजह से ये सब फैक्टर्स इनफर्टिलिटी में इफेक्ट करते हैं। तो सर सबसे पहला कमेंट सोफी मजीद साहब लिखते हैं। डॉक्टर साहब आपके हवाले से इनका कमेंट है। सोफी मजीद साहब, इनका कमेंट भी हम पढ़ेंगे। अगर आप भी डॉक्टर साहब के साथ बराह रास्त अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये 2 दिन श्रीनगर में रहेंगे, हैदरपुरा इम्प्रीमिस IVF सेंटर पे रहेंगे। डॉक्टर साहब, रुखसाना उबैद लिखती हैं कि आई ट्राइड IUI बट नॉट सक्सेस, sperm count is lower side, please let me know about cost of IVF procedure। तो इनका सबसे बड़ा मसला यह है कि IUI इन्होंने टेस्ट किया लेकिन sperm count लो है। इनका जवाब दें डॉक्टर साहब। देखो, IUI मीन्स इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशंस। उसमें हम करते क्या है कि जो हस्बैंड्स के स्पर्म्स है उनको उसमें से अच्छे जो स्पर्म्स है, एक्टिव स्पर्म्स है, जो अच्छी मोटिलिटी वाले स्पर्म्स है, उनको सेपरेट करके वाइफ की बच्चेदानी में डालते हैं। जब इसका अंडा रप्चर होता है ये तब प्रोसेस की जाती है। IUI का जो सक्सेस रेट है वो 18 से 20%, उससे ज़्यादा नहीं होता है। उसका मतलब है कि आपको IUI अगर करना है तो 4 से 5 बार IUI करना चाहिए एज अ WHO गाइडलाइंस के हिसाब से, ठीक है। तो एंड दूसरा IUI में मेन फैक्टर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हस्बैंड्स के स्पर्म्स का काउंट एंड मोटिलिटी। उसमें स्पीड जो रहती है, जो एक्टिव मोटाइल जो स्पर्म्स रहते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंस रहते हैं जी। तो उसमें अगर हमें अच्छे लोग बहुत लो काउंट है सपोज, तो IUI से बेटर रहता है IVF, क्योंकि उसमें सक्सेस रेट्स थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो डॉक्टर साहब आप मानते हैं कि IUI से बेटर रहता है IVF करना? डेफिनेटली, क्योंकि IUI का सक्सेस रेट 18 से 20% है,
या आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो हमें 75 to 80% मिलता है। जी, तो डॉक्टर साहब एक और सवाल हमें पूछ रहे हैं। रुबीना वसीम लिखती हैं, द पास्ट आई एम 50 एंड माई वाइफ इज रुबीना वसीम, इनका सवाल है कि माई वाइफ इज 39 ईयर ओल्ड, सक्सेस रेट ऑफ बायोलॉजिकल चाइल्ड एट दिस एज, एमसी ऑफ माई वाइफ इज रेगुलर, काइंडली सजेस्ट एंड रिप्लाई। डॉक्टर साहब ये आपसे सवाल पूछते हैं। डेफिनेटली आपको बच्चा हो सकता है। ओनली थिंग कि आपको थोड़ा हार्मोन्स के वाइफ का हार्मोन्स का टेस्ट करवा लो, उनका एएमएच कितना है, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आपके वाइफ के अंडाशय कितना एक्टिव है, उसमें कितने एग्स है और क्वालिटी कैसी है। क्योंकि मेन इंपॉर्टेंस आईवीएफ के सक्सेस रेट में जो है वो एएमएच है, जिससे उनकी एग्स की जो क्वालिटी है वो पता चलता है और उससे हमें रिजल्ट्स का भी पता चल जाता है। तो डेफिनेटली आपको अपना बच्चा हो सकता है। तो डॉक्टर साहब चूंकि कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं और इस हवाले से भी हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप कश्मीर आप आ रहे हैं, आप यहाँ पे विजिट कर रहे हैं इम्प्रेमस पे, तो आपने क्या देखा लोगों में? आखिरकार ये जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? कश्मीर में एक थोड़ा जो मैंने प्रॉब्लम्स देखा है, यहाँ थोड़ा लोगों का डाइट जो स्टाइल है, मैंने पहली बार जब मैं गुजरात से आया तो यहाँ मैंने सुना कि यहाँ सॉल्ट वाली चाय लोग पीते हैं। अच्छा, सॉल्ट वाली? मैं तो हैरान हो गया। आपको लग रहा है सॉल्ट वाली चाय में प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आपके शरीर में ज्यादा सोडियम जाएगा तो उसकी इफेक्ट एम्ब्रियो क्वालिटी, एग्स क्वालिटी एंड स्पर्म क्वालिटी में पड़ती है जी। और उसकी वजह से हमने बहुत सारे लोगों को जब अब हम जिसको भी आईवीएफ करते हैं उनको बोलते हैं कि भाई प्लीज आप सॉल्ट वाली चाय मत पियो, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट आती है एम्ब्रियो पे। अच्छा, एम्ब्रियो पे उससे इफेक्ट पड़ता है। तो और डॉक्टर साहब और क्या देखा, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा कश्मीर में? क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है लोगों को? दूसरा ना, यहाँ ठंड बहुत पड़ती है, तो ठंड की वजह से लोग स्मोकिंग, अल्कोहल, तो वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो डॉक्टर साहब एसके खान साहब लिखते हैं कि माई वाइफ एएमएच इज लो 35, ये कहते हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? कितना एएमएच है? 35 एज लिखी है, लो एएमएच। हाँ, 35 एज। देखो एएमएच अगर आपका 1 से कम है तो उसका मतलब है कि आपकी एग्स की क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों कम हो गई है। आपको जल्दी से जल्दी आईवीएफ कराना चाहिए, क्योंकि जितना भी एग्स है उनको हम एग पुलिंग करके आपको बच्चे दे सकते हैं। जी। रूबी ताहिर लिखती है डॉक्टर साहब कि आई एम 45 ईयर ओल्ड, 45 ईयर ओल्ड, आई हैव 9 years old son, आई वांट वन मोर बेबी, माय हस्बैंड इज हैविंग स्पर्म इशू। तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो आपका एज है 45, उसका मतलब है कि आप मेनोपॉज के बहुत करीब हो। आपका एएमएच करवा लो। एएमएच अगर आपका 0.5 0.7 के आसपास आता है तो आप एग पुलिंग करके या ओवरियन पीआरपी करके आपके ही एग से आपको बच्चा कर सकते हो। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर तौसीफ नसीर साहब लिखते हैं, ट्रीटमेंट एट लोक नायक हॉस्पिटल, डॉक्टर हैज एडवाइज्ड लेप्रोस्कोपी सर्जरी टू रिमूव ब्लॉकेज एंड विल सील ट्यूब, इफ नॉट able to treat the blockage, please let me know if there is any alternative treatment. देखो, जिसको ब्लॉक ट्यूब्स है, दोनों ट्यूब ब्लॉक है, फेलोपियन ट्यूब्स दो ब्लॉक है, तो कई गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपकी ट्यूब्स ओपन करके फिर आपको बच्चा हो सकता है। ये जो थेरापी है वो बहुत पुरानी हो गई। जब से आईवीएफ चालू हुआ है तो उसमें ब्लॉक ट्यूब्स अगर आप ओपन करवाओगे लेप्रोस्कोपिकली एंड उसके बाद प्रेगनेंसी का जो रेट है वो 22 से 25%। उससे अच्छा विदाउट ब्लॉक ओपन करके आप आईवीएफ में जाते हो तो उसका सक्सेस रेट है 70 to 80%। जी जी जी। तो डेफिनेटली आपको ये ब्लॉक ट्यूब्स जिसको है वो डायरेक्टली आप आईवीएफ में जाओ तो उसकी बहुत अच्छी सक्सेस रेट आपको मिलेगा। सर मारिया फिदा का सवाल है कि आई हैव डिसाइडेड फॉर अनदर चाइल्ड
My gynecologist has advised IUI cycle. Want to know if I should take the medicine given by her for 5 days. ये बड़ा सवाल है। अगर आप 30 साल से नीचे हो, कम हो, अच्छा, उम्र इसमें एज मैटर करती है? एज मैटर बहुत करती है, क्योंकि IUI का जो सक्सेस रेट है वो अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो उसमें बहुत अच्छे सक्सेस रेट मिलता है। और उसके लिए 3-4 फैक्टर्स है कि आपकी दोनों ट्यूब्स ओपन होनी चाहिए, आपके हार्मोन्स नॉर्मल होने चाहिए, आपके हस्बैंड के स्पर्म्स की जो स्पीड है, जो मोटिलिटी है, वो नॉर्मल होनी चाहिए, तो आपको डेफिनेटली IUI में सक्सेस रेट मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक और सवाल है, मसरत तनवीर का स्पर्म काउंट इज 0.0, मेरा खुद का बेबी हो सकता है क्या? अगर हाँ तो क्या ट्रीटमेंट होगा इसके लिए? डॉक्टर साहब, ये मसरत जी हमें, मारिया जी सवाल लिखती हैं। जिसका स्पर्म्स काउंट्स 0 है उसका मतलब है कि आपको या तो ऑब्स्ट्रक्टिव है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, ये जिसको हम एजोस्पर्मिया बोलते हैं जी। इस केस में अगर आप बायोप्सी करवाते हो, टेस्टिकुलर बायोप्सी, तो उसमें हम क्या करते हैं कि टेस्टिस में से एक थोड़ा सा टुकड़ा लेके, टिश्यूज लेके, उसमें से स्पर्म्स बाहर निकालते हैं और वो स्पर्म्स फ्रीज करते हैं और वाइफ को IVF करके वही स्पर्म्स यूज करके IVF से बच्चा आपका खुद का हो सकता है। जी। तो डॉक्टर साहब, कश्मीर में अब आके आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे जो एक्सपीरियंस आपने पेशेंट्स के हवाले से देखा, थोड़ा सा वो समझा दीजिए हमें कि आने वाले 2 दिन में आप का क्या पैगाम रहेगा उन पेशेंट, क्या मैसेज रहेगा पेशेंट्स के लिए जो आ रहे हैं यहाँ पे? मैं 19 तारीख एंड 20 तारीख को यहाँ इम्प्रीमिस में हूँ। बहुत सारे ऑपरेशंस भी है, लेकिन बीच बीच में कहीं भी अगर कोई पेशेंट्स आते हैं, कोई लोग आते हैं मेरा कंसल्टेशंस के लिए या सुझाव के लिए या सलाह के लिए, तो मैं यहाँ 12 घंटा आराम से यहाँ रहूँगा। ये 19 कल से आप? या कल से। एंड किसी को भी अगर मेरी एडवाइस की ज़रूरत है तो बेशक आप आइए, आपके जो भी रिपोर्ट्स है वो लेके आइए। तो साथ क्या क्या लाना है उनको? सारी हिस्ट्री जो पूरे पुराने जो भी रिपोर्ट्स किए हुए हैं वो रिपोर्ट्स लेके अगर आओगे तो मैं क्या रिपोर्ट्स देख के फिर आपको अननेसेसरी दोबारा रिपोर्ट्स न करने पड़े, इसी हैसियत से मीन्स आपको एडवाइस दूंगा। जी। तो 19 और 20 आप यहाँ पे हैं? बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा आप कहाँ कहाँ आपने अपना काम किया है या जिंदगी का सफर किस किस मुल्क में? सफर तो मैंने 2001 से किया था। मैं वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में लाइक युगांडा है, गाना है, नाइजीरिया है, लीबिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मालदीव्स में है, बहुत सारे कंट्रीज में मैंने काम किया है। वहाँ भी मैं IVF ही करता था। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स अपने से वहाँ बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन जो IVF का जो सक्सेस रेट है वहाँ भी मुझे 75 to 80% मिलता था। अच्छा, 75% to 80%? 80% फर्स्ट साइकिल की बात है। अच्छा। दूसरे साइकिल्स में, क्योंकि IVF साइंस की भी एक लिमिटेशंस है, हर साइंस की। IVF हम करते हैं, अच्छा एम्ब्रियोज बनाते हैं, अच्छी लैब्स है, एक्सपीरियंस अच्छा है, फिर जब हम इम्प्लांट करते हैं एम्ब्रियोज, तो वो इम्प्लांटेशंस होगा या नहीं होगा उसकी जो इफेक्ट है और उसका जो आधार है वो वाइफ की बच्चेदानी की लाइनिंग्स पे रहती है, उसके बॉडी पे रहता है एंड उसकी बॉडी के हार्मोन्स पे रहता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है उसके लिए कि जिसके वजह से IVF में हमें सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। परवेज इलाही साहब लिखते हैं, परवेज भानी साहब, एग क्वालिटी पुअर, तो IVF इनका मानना है अगर एग क्वालिटी पुअर हो तो IVF सक्सेसफुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जब मैं सूडान में था तो सूडान या इजिप्ट के बाजू में जो सूडान है, वहाँ मैंने 5-6 महीने काम किया था। वहाँ मैंने वो देखा था कि लोग बहुत लेट मैरिज करते हैं। अच्छा। अभी अपने कंट्री में भी थोड़ा ये तो इश्यू आ रहा है कि अभी की जनरेशन ना बहुत सारे लेट मैरिज हो रहा है। एक्चुअली एज की इफेक्ट एग्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी पे पड़ती ही है। आप कितना भी करो, 40 साल के बाद सफ़ेद बाल आना है तो आना ही है। जी 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 जी।
ठीक है, और उसको हम खाली डाई कर सकते हैं, वापस ब्लैक कलर के बाल नहीं ला सकते। तो सेम इफेक्ट ओवरी पे होती है। जैसे जैसे वुमन की एज होती है उसके अंडाशय की एज भी होती है, तो उसमें फिर एक की क्वालिटी, एक की क्वांटिटी वो डे बाय डे कम होती ही रहती है। तो आईवीएफ की जो इफेक्ट है, जो सक्सेस रेट है, अगर आप कम उम्र में करते हो तो सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा मिलता है। डॉक्टर साहब एक और सवाल है, ये कहते हैं कि इनका सवाल जो है आपके लिए है कि डॉक्टर साहब से मेरा सवाल पूछें। ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब के लिए एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द लास्ट एज ऑफ आईवीएफ, कि आईवीएफ करने की एज जो है, लास्ट एज क्या है? अभी जो गवर्नमेंट्स रूल्स आए हैं, नए रूल्स आए हैं, ART रूल्स जो नए आए हैं, उस हिसाब से वाइफ की एज अगर 50 इयर्स की है तब तक आप आईवीएफ करवा सकते हो। अच्छा, 50 तक? यस। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, आप सक्सेस रेट की बात हम कर रहे थे, उस हवाले से थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं। अक्सर ये शिकायत रहती है कि सक्सेस रेट जो है वो सही नहीं। जैसे आपने कहा कि मेरी सक्सेस रेट जो है 75% वहां पे रही थी, सूडान में, वेस्ट अफ्रीका में, या बाकी जो ममालिक जहां पे आपने काम किया है। तो ये सक्सेस रेट का बड़ा चक्कर रहता है लोगों का कि सक्सेस रेट नहीं रहती है। थोड़ा सा समझा दीजिए हमारे व्यूअर्स को। देखो, आईवीएफ का सक्सेस रेट है ना, 3-4 कंडीशंस पे आधार रखता है जी। एक तो है वाइफ की एज, दूसरा है हस्बैंड्स के स्पर्म्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी, तीसरी है वाइफ की बच्चेदानी की लाइनिंग्स, जो गद्दी बनानी है हमें। जैसे खेत में बीज डालते हैं तो हम पहले क्या करते हैं कि भाई खेत की जमीन है जो, उसको हम जरखेज है या क्या, खाद डालते हैं, सब अच्छी फलद्रुप बनाते हैं। ऐसा ही इसमें भी है, ह्यूमन में भी है कि बच्चेदानी की जो लाइनिंग है हमें उससे अच्छी बनानी है। मेरे हिसाब से और मेरा प्रोटोकॉल ये है कि जब तक लाइनिंग 8 मिलीमीटर की नहीं होती मैं एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं करता। अच्छा, आप नहीं करते हैं? नहीं करता जब तक ना आपकी लाइन जो है 5 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, अच्छा माफ कीजिएगा, 8 मिलीमीटर, तब तक बिल्कुल भी नहीं करता। मैं नहीं करता। वाह, इसीलिए मैंने बहुत अच्छे सक्सेस रेट दिया है। लाइक रांची में मैं जब था लास्ट, इसका मतलब है कि पेशेंट को आप यहीं से बताते थे, जनाब अभी नहीं होगा आपका। अभी नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल। मैं पेशेंट्स को वेट करवाता हूँ, ये महीने नहीं बनी, दूसरे महीने लाइन ट्राई करो, तीसरे महीने ट्राई करो, लेकिन जब तक 8 मिलीमीटर की लाइनिंग नहीं होती मैं एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं करता। ठीक है। तो सक्सेस रेट के हवाले से ही बात, इसी वजह से मुझे जो सक्सेस रेट मिलता है वो 78 to 80% ऑन फर्स्ट साइकिल में, अच्छा, 90 to 95% सेकंड साइकिल में, अच्छा, मिल ही जाते हैं। अच्छा, हार्डली मैंने बहुत कम लोगों को तीसरी बार या चौथी बार ट्रांसफर किए होंगे। मोस्टली एक बार या दूसरी बार में 100% रिजल्ट्स मिल ही जाते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट को? थोड़ा सा, अब पेशेंट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा आपके प्रोफेशन के बारे में भी बात करते हैं कि किन किन चीज़ों का एहतियात करना। आईवीएफ करने के लिए एक तो एक्सपीरियंस की जरूरत तो है ही है। तो एक्सपीरियंस इज वेरी मच, बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एम्ब्रियो कहाँ डालना है, किस जगह पे डालना है, वो आपको एक्सपीरियंस पे ही आएगा। दूसरा, एग्स की जो पिकअप की एक प्रोसेस रहती है कि अंडे हमें निकालने होते हैं। अगर आपके रिट्राइवल रेट, इसका मतलब है कि सर एक बीच में रोकना चाहूंगा। एक कमेंट में लिखते हैं आपके, ही इज द बेस्ट आईवीएफ स्पेशलिस्ट, आई मेट हिम एट वडोदरा, शायद वडोदरा की बात कर रहे हैं। मैं वडोदरा का ही हूँ। अच्छा, चलिए सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच। जी। तो आईवीएफ में जो एक रिट्राइवल की जो प्रोसेस रहती है, से माय थैंक्स टू हिम, लोग शुक्रिया आपका करते हैं सर। थैंक यू। तो जो एग्स निकालने की जो प्रोसेस है, वो आप जितना भी एक्सपीरियंस होगे इतना ही आप अच्छे एग्स, नंबर ऑफ एग्स निकाल सकोगे। जी। तो क्योंकि हमें आईवीएफ के लिए एटलीस्ट 10 से 15 अंडे चाहिए, क्योंकि 10-15 अगर अच्छे अंडे हमें मिलते हैं तो उसमें से 8 या 9 एम्ब्रियो बनेंगे। अरे 8 या 9 एम्ब्रियो बनेंगे तो उसमें से हम आप अच्छे सिलेक्ट करके 2 एम्ब्रियो डाल सकते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब एक और सवाल है, असमत मीर लिखती है, नॉट गेट द रिजल्ट, डॉक्टर सजेस्ट मी विद टेसा, इज इट सेफ एंड विल नॉट बी हार्मफुल इन फ्यूचर? बिल्कुल सेफ है। टेसा मीन्स के टेस्टिकुलर
जो बायोप्सी करते हैं हम उसमें टेस्टिस में से थोड़ा टिश्यूज निकाल के उसमें से स्पम्स निकालते हैं और वो स्पम्स हम आईवीएफ के लिए यूज करते हैं। टेसा बहुत ही सेफ है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है। एक और कमेंट है सर, आरिफा इशफाक लिखती हैं, माई वाइफ इज 32 years एंड हैज 4 times मिसकैरेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कैन बी कंसीव थ्रू आईवीएफ। ये कहते हैं कि 4 बार इनको इनके कमेंट के मुताबिक मिसकैरेज हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आईवीएफ का यही एडवांटेज है कि आपका जब एम्ब्रियो बनेगा और वो एम्ब्रियो हम 5 दिन तक ले जाते हैं, इंक्यूबेटर में रखते हैं और उसको हम देखते हैं कि कितना अच्छा डेवलप होता है। दूसरा, आईवीएफ में एक प्रोसेस है पीजीडी, जिसको बोलते हैं प्री जेनेटिक डायग्नोसिस। एम्ब्रियो डालने से पहले उसमें से एक बायोप्सी करके उसका हम टेस्टिंग कर सकते हैं कि ये एम्ब्रियो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, जिसका जेनेटिक टेस्ट होता है। और यूजुअली जो 2 से 3 महीने में जो मिसकैरेजेस होते हैं वो मोस्टली क्रोमोसोमल एबनॉर्मालिटी की वजह से ही होते हैं। तो वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मालिटी हम ये पीजीडी टेक्निक से पता कर सकते हैं एंड वही एम्ब्रियो हम डालेंगे कि जो नॉर्मल है, तो आपके मिसकैरेज का चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। गुलशना बानो लिखते हैं, डॉक्टर साहब के कंसीव्ड इन 2013 बट आफ्टर 10 weeks had aborted. From that time till now I cannot conceive. My all investigations like HSG, USG, follicular study all are normal. But please suggest me the next step. What should I do? ये गुलशना लिखती हैं। अगर एक एबॉर्शन हुआ है तो हम उनको रिपीटेड लाइक कॉन्जिक्यूटिव एबॉर्शंस नहीं बोल सकते। 2 या सपोज कि 2 एबॉर्शन 2 मिसकैरेज होते हैं तो हम पीजीडी या पीजीएस की एडवाइस देते हैं कि भाई आप डायग्नोसिस प्री जेनेटिक डायग्नोसिस करवा के आईवीएफ करवा के आप बच्चा डालो, क्योंकि वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। एम्ब्रियो जो टेस्टिंग्स होता है वो 30 से 35 हज़ार एक एम्ब्रियो टेस्टिंग्स का यूजुअली जेनेटिक लैब वाले लेते हैं। तो डेफिनेटली आपको अगर मिसकैरेज रिपीटेडली होता है तो आईवीएफ इज द बेस्ट चॉइस। तो मिसकैरेज के लिए आईवीएफ इज द बेस्ट चॉइस। एक और लिखते हैं सर कि ऑफ 40% व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ कंसीविंग विदाउट आईवीएफ साइकिल। नॉर्मली कंसीव करने का क्या है विदाउट आईवीएफ साइकिल? देखो, बेडरूम में जो प्रेगनेंसी रहती है उसका जो चांसेस रहता है वो पर मंथ 8 to 9%। बेडरूम प्रेगनेंसी, यस, यू मीन से कि 8 से 9% जो है उसका चांस रहता है। तो आप क्यूमुलेटिव अगर उनको काउंट करो तो 1 साल में रफली 100% हो जाता है। तो हमारे जो बाप दादे थे ना, पहले बुजुर्ग थे, वो पहले बोलते थे कि शादी के 1 साल तक किसी को बताना नहीं है। वो सही था। अच्छा, वो सही था। So you advise people to stay together. कि हाँ, 1 साल तक आप साथ में रहते हो शादी के एंड स्ट्रेस नहीं रहता है, बाकी चीजें नहीं रहती है। बिल्कुल 1 साल तक प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो ही फिर आपको इन्वेस्टिगेशंस कराना चाहिए। तो you mean say कि we should wait for 1 year. 1 year आफ्टर मैरिज वी शुड वेट फॉर 1 year। आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्शंस या कॉन्डम्स या कुछ भी यूज मत करो, साथ में रहो। 1 साल तक अगर प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो ही आप इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हो, अदरवाइज नॉट। तो यू मीन टू से कि इसमें बड़ी बारीक बीनी से देखना होता है चीजों को, ठीक है। तो सर खालिदा लिखती हैं, रिट्रीव्ड बट एम्ब्रियोलॉजिस्ट से दैट द एग्स डिसइंटीग्रेटेड व्हेन ही ट्राइड टू इंजेक्ट देम टू पुट इन द स्पर्म इन बोथ ओकेजन्स, व्हाट माइट बी द रीजन? ही सेज ही हैज नॉट डेल्ट विद सच अ कंडीशन बिफोर। Maybe you have a genetic factors in your body. So my suggestions will be you should do some genetic test before doing a next IVF. क्योंकि उसमें पता चलेगा आपको कि कोई जेनेटिक फैक्टर्स है कि नहीं। यूजुअली एक क्वालिटी जब कम होती है और ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं एम्ब्रियो, तो उसमें जेनेटिक फैक्टर्स की शक्यता बहुत ज़्यादा होती है। शबनम जी लिखती हैं कि I have not been able to conceive from last 1 year. All tests are normal but no results yet. I need guidance. ये एक हमारी बहन लिखती है कि मुझे गाइडेंस चाहिए।
अगर आपकी उम्र कम है एंड आपके रिपोर्ट्स ऑल मीन्स नॉर्मल आते हैं तो लाइक हम उसको बोलते हैं कि ये जो एक मिनट क्या ये इनका सवाल था सर कि सवाल था कि आई एम नॉट एबल टू कंसीव फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। तमाम टेस्ट जो है वो नॉर्मल है, बट मुझे थोड़ा सा डॉक्टर साहब की गाइडेंस चाहिए। 1 साल से आपको अगर प्रेगनेंसी नहीं रही है तो डेफिनेटली आपको जाके या तो कोई आईवीएफ कंसल्टेंट के पास तो जरूरी है इसको, या जाके कंसल्टेशन जरूरी है, कंसल्टेशंस करवाओ, थोड़ा टेस्ट जो भी जरूरी है स्कैन करके या हार्मोन्स का टेस्ट है या आपके हस्बैंड के स्पर्म टेस्ट करवा के फिर गाइडेंस आप ले सकते हो। जी। सफिया लिखती है नील स्पर्म पर भी क्या खुद का बच्चा हो सकता है? इनका नील स्पर्म काउंट है, नील स्पर्म होने पर भी क्या खुद का बच्चा हो सकता है? दे वांट देयर ओन बेबी। दैट इज अ जीरो स्पर्म्स आप बोल सकते हो। ये जीरो स्पर्म की बात जिसको एजोस्पर्मिया, तो एजोस्पर्मिया को मैं वही गाइडेंस दूंगा कि आप टेस्टिकुलर बायोप्सी करवाओ, उसमें पता करो कि आपके स्पर्म्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अगर स्पर्म्स मिलते हैं तो वो फ्रीज करके आप आईवीएफ करके अपना बच्चा पैदा कर तो इसका मतलब है कि अगर एजोस्पर्मिया भी है उसका कहीं ना कहीं इलाज है। इलाज यही है ना कि इलाज अगर टेस्टिस में स्पर्म्स है अच्छा, तो टेस्टिस में तो हम वो स्पर्म्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। एग्स नहीं बनते हैं लेडीज में, क्या प्रॉब्लम होती है? वसीम अहमद लिखते हैं अगर किसी लेडीज में एग्स मोस्टली हार्मोन्स प्रॉब्लम्स रहता है। अच्छा, हार्मोनल है। अभी लाइक आप देखो तो बहुत सारे यंग लड़कियां को पीसीओडी का प्रॉब्लम्स अभी बढ़ रहा है, जिसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज। तो उसमें एक अपनी बॉडी की इंसुलिन मेटाबॉलिज्म्स में थोड़ी इफेक्ट आती है और उसी वजह से पीसीओडी का प्रॉब्लम्स होता है, जिसमें घर में प्रेगनेंसी रहने का चांसेस बहुत कम होता है। तो उसको कोई ना कोई मेडिकल असिस्टेंस आपको करना ही पड़ेगा, या इधर आप आईयूआई करवाओ या आईवीएफ करवाओ। ये शाहिद साहब लिखते हैं कि मेरा अभी सी सेक्शन से बच्चा हुआ है और मेरे ट्यूब कट कर दिए गए हैं, क्या मेरा बेबी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, आईवीएफ में ट्यूब्स की जरूरत नहीं है। अच्छा, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आपके लिए खुशखबरी है शाहिद साहब, डॉक्टर साहब के मुताबिक आईवीएफ के जरिए अगर आपका सी सेक्शन के जरिए ट्यूब्स कट कर दिए गए तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा इसको वजाहत कीजिए। देखो, हम आईवीएफ में करते क्या है कि आपके अंडाशय में से जितने अंडे हैं उनको बड़ा करके, जब वो अंडे सब बड़े हो जाते हैं लाइक 18-20 मिलीमीटर साइज के, तब आपकी वाइफ को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। एनेस्थीसिया, अंडर एनेस्थीसिया हम जो जितने भी अंडे हैं वो बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास अंडे आ गए, उसी दिन आपके हस्बैंड्स उसका सीमेन का सैंपल्स देंगे तो हमारे पास स्पर्म आ गए। तो जो भी जितने भी आईवीएफ सेंटर्स है उसके लैब में एक इक्सी मशीन आता है। वो इक्सी मशीन अभी पूरी दुनिया में वो इक्सी ट्रीटमेंट्स चल रही है, जिसमें एक अंडा कैच कर सकते हो, एक स्पर्म कैच कर सकते हो और एक अंडे में एक स्पर्म्स डाल सकते हो। तो वो जिसको हम इक्सी बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशंस, वही ट्रीटमेंट से उससे फिर एम्ब्रियोज बनाते हैं। वो एम्ब्रियोज हम 5 दिन तक इंक्यूबेटर में रखते हैं और उसके बाद जो 5 दिन वाला जो एम्ब्रियो है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, और वो ब्लास्टोसिस्ट उसमें से 2 ब्लास्ट हम बच्चेदानी में ट्रांसफर करते हैं। तो और उसका जो रिजल्ट्स है वो सक्सेस जो है वो भी बहुत ज्यादा मिलता है। अच्छा, बहुत ज्यादा है उसमें सक्सेस रेट। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, सलीमा लिखती है मुझे शुगर है, इंसुलिन है, शुगर अभी नॉर्मल है, लेकिन जो गॉल ब्लेडर की स्टोन्स हैं वो भी 3 mm की हैं, क्या मैं मां बन सकती हूँ? बिल्कुल बन सकती है। शुगर, इंसुलिन, गॉल ब्लेडर बिल्कुल बन सकती है, लेकिन आपको उसके पहले जब आप आईवीएफ की या आईयूआई की जो भी ट्रीटमेंट्स करते हो उसके पहले आपको एक फिजिशियंस को बता के आपका शुगर लेवल जो है वो उसको कंट्रोल करना है। आप आराम से बिल्कुल नॉर्मल मीन्स के प्रेगनेंसी रह सकती है। अच्छा, प्रेगनेंसी हो सकती है। बिल्कुल।
काउंसलर जान लिखती है, आई हैव 2 AMH 0.02 AMH लेवल, विल आई बी सक्सेसफुल इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ IVF, व्हाट विल बी द टोटल चार्जेस फॉर, ज्यादातर लोग चार्जेस के बारे में ही बात करते हैं जो कि देखो IVF का चार्जेस में ऐसा है, इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स। एक तो आपकी एज क्या है, दूसरा आपका AMH लेवल क्या है, एग्स की क्वालिटी कैसी है, तो उसके हिसाब से हमें डोज जो इंजेक्शंस लगते हैं उसके हिसाब से हमें डोज देना पड़ता है। तो किसी किसी को ना लाइक 400, 450, 600 यूनिट्स का डोज हमें देना पड़ता है, बहुत हैवी डोज है, तो और उसी हिसाब से उनका चार्जेस भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और IVF का लाइक नॉर्मल पैकेज आप देखो तो मोस्टली 1 लाख से 1.5 लाख में यूजुअली इतना खर्चे में IVF नॉर्मल पैकेज है, हो सकता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, चूंकि थोड़ा सा अब जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 2 दिनों में आप क्या सब लोगों को ये दावत दे रहे हैं कि आप आ जाएं, अगर किसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं। बिल्कुल इम्प्रीमिस में आप आ सकते हो। मैं 2 दिन यहाँ हूँ, 19 या 20 तारीख, बस 2 दिन हूँ। अच्छा, तीसरे दिन हम आपको नहीं रोक सकते? तीसरे दिन मैं नहीं रुक सकता क्योंकि मेरे दूसरे 2 सेंटर भी चल रहे हैं, तो वहाँ भी टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब है कि आप पूरे मुल्क का ख्याल रखते हैं। इंशाल्लाह मैं सभी, मेरी तो इरादे ऐसे है कि भाई जितने भी लोग हैं ऐसे जो मदद होनी चाहिए, बिल्कुल उसकी मदद कर सके। तो डॉक्टर साहब, अभी थोड़ा सा मैं आपसे लास्ट पे अपने लोगों के बारे में, जो भी हमारी माएँ बहनें या जो लोग नौजवान इस परेशानी से जूझ रहे हैं, इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं या जिनका बच्चा नहीं हो रहा है, उनके लिए एक मैसेज ज़रूर आप दें सो दैट कि वो अपना ख्याल रखें। बिल्कुल देखो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स है, यंग है या लाइक 35-40 इयर्स, जो भी लोग हैं, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। अभी साइंस ने इतनी एडवांस टेक्निक अवेलेबल है कि जिसके जरिए आपको अपना ही बच्चा हो सकता है। ओनली थिंग कि आपको थोड़ा ख्याल रखना है, एक तो लाइफस्टाइल थोड़ी अच्छी रखनी है, हेल्दी डाइट्स खाना है, बिल्कुल सॉल्टी चाय तो नहीं पीना है, एंड स्मोकिंग अल्कोहल अगर करते हो तो वो आपको अवॉइड करना है। एक्सरसाइज रेगुलर थोड़ी करना है। PCOD जिसको है उसको खास डेली एक्सरसाइज करना ही है, क्योंकि उनका वेट बढ़ने का चांसेस बहुत पूरा मीन्स हो ही जाता है। ठीक है, तो IVF एक ऐसा जरिया है कि मीन्स ये लोगों को अपने ही अंडे से, अपने ही स्पर्म से बच्चा बिल्कुल हो सकता है। उसमें दूसरा है ना, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी है IVF में। लोगों को गलतफहमियां बहुत है कि IVF में मेरा ही बच्चा होगा, दूसरे का होगा, या फिर मुझे IVF करने के बाद पूरा 9 महीना रेस्ट करना पड़ेगा, बेड में सोता रहना पड़ेगा। बहुत सारी गलतफहमियां हैं। बिल्कुल। खाली आप अभी अपने पास गूगल तो सबके पास है, तो गूगल में थोड़ा सर्च करिए कि IVF की प्रोसेस क्या है, कितना सक्सेस रेट मिलता है, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, क्या क्या ध्यान रखना है हमें। तो अभी तो इतना एडवांस हो चुका है साइंस कि बहुत IVF एकदम सेफ प्रोसेस हो चुकी है। उसमें आपको एक हेल्दी बच्चा ही होगा। कई लोगों को ऐसा होता है कि मेरा बच्चा हेल्दी होगा कि एबनॉर्मल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। IVF से आपका जो भी बच्चा होता है वो एकदम हेल्दी नॉर्मल ही होता है। एंड पूरे 9 महीने का जो रेस्ट की बात है बिल्कुल करना नहीं है आपको। खाली IVF जब करते हो, जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के 1 दिन खाली आप रेस्ट करो, बाकी दूसरे दिन से आप अपनी ऑफिस में जा सकते हो, आपके घर का थोड़ा काम भी कर सकते हो। थोड़ी चीज़ें जो जाती है ध्यान रखना होता है कि भाई बहुत ज़्यादा हैवी वेट मत ये करो, और डाइट में थोड़ा अच्छी तरह से कंट्रोल करो। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा ऑयल वाला नहीं खाना है जिससे पेट न बिगड़े। बस तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे, आपका IVF बिल्कुल सक्सेस होगा ही होगा।
चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर दिपिन प्रजापति जी, और इन्होंने बहुत ही अच्छी बातों का जिक्र हमारे प्रोग्राम में किया। और कल और परसों यानी 19 और 20 अप्रैल को आप यहाँ पे हैं, डॉक्टर साहब यहाँ पे रहेंगे इम्प्रीमिस हैदरपुरा में। और अगर आप भी किसी मुश्किलात से जूझ रहे हैं, अगर आपको भी कोई परेशानी है खासकर भांजपन को लेकर या इनफर्टिलिटी को लेकर, तो आप आ सकते हैं डॉक्टर साहब के पास, आ सकते हैं अपना जो मुश्किल है या अपनी जो परेशानी है वो इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये बाहर से आए हैं, दिल्ली में, अफ्रीका में या बड़े बड़े मुल्कों में इन्होंने काम किया है। इन्होंने इनके मुताबिक 75% ऑफ सक्सेस रेट इनका है। तो यकीनी तौर पर आपको आना चाहिए। 19 और 20 अप्रैल को डॉक्टर साहब इम्प्रीमिस हैदरपुरा में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।